हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि आज की जो मेरी टॉपिक स्टार्ट होने वाली है वो राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को लेकर होने वाली हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। देखिए मित्र, राष्ट्रपति की अगर हम संदर्भ में बात करें तो सामान्यतः हम ये देखते हैं कि राष्ट्रपति के संदर्भ में जो अनुच्छेद है वो चर्चा होती है अनुच्छेद नंबर 52 से 62 तक। तो आइए देख लेते हैं, एक एक अनुच्छेद को लेकर हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। राष्ट्रपति के संदर्भ में जो अनुच्छेद है वह 52 से लेकर 62 तक है। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रपति के संदर्भ में जो अनुच्छेद की बात कही गई है वह संघ में 52 से लेकर 62 तक की बात कही गई है। ठीक है, बाकी जो शक्तियों के रूप में वो आपस में संबंध को लेकर रिलेटेड अनुच्छेद होंगे, लेकिन स्पेशली भारतीय संविधान के 5वें भाग के संघ में जो राष्ट्रपति का उपबंध किया गया है वो अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर 62 तक है। तो आइए हम समझते हैं, अनुच्छेद नंबर 52 को देखते हैं। एक एक अनुच्छेद का हम विश्लेषण करते हुए चलेंगे। अनुच्छेद नंबर 52, अनुच्छेद नंबर 52 में क्या है? अनुच्छेद नंबर 52 में ये है कि भारत का क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जी हाँ, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो इसका क्या मतलब? इसका यही मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होगा। जी हाँ, राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होगा। ठीक है, कभी खाली नहीं होगा, इसका यही मतलब है। अब आप जानते हैं कि अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हो जाए तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति कार्य करता है। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में, यदि उपराष्ट्रपति भी न हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक के रूप में कार्य करता है। और पद रिक्त हो जाने के बाद संविधान में ये उपबंध किया गया है कि 6 महीने के अंदर, जी हाँ, 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाना चाहिए। ये भी बात कही गई, अभी हम इसको आगे चर्चा करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति का पद नहीं खाली होगा, इसके संदर्भ में बता रहे हैं। तो अगला पॉइंट ये कहता है कि जब तक भारत का कोई नागरिक जब तक राष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं हो जाता है तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा, भले ही उसका कार्यकाल, उसके अवधि जो संविधान में उपबंधित किया गया है उससे आगे ही क्यों न चला जाए, तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा जब तक कोई नया राष्ट्रपति उस पद पर आसीन नहीं हो जाता है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होगा। आते हैं मित्र 53। अगर हम अनुच्छेद नंबर 53 की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 53 में क्या कहा गया है ये भी देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 53 में अगर हम देखें, अनुच्छेद नंबर 53 में, तो इसमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद नंबर 53 में ये कहा गया है कार्यपालिका की समझ शक्ति राष्ट्रपति के अधीन होगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड ये है कि राष्ट्रपति अपने शक्ति का उपयोग अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा।
अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अगला पॉइंट इसमें यह है, या वह अपने शक्ति का प्रयोग स्वयं भी कर सकता है, स्वयं भी कर सकता है। क्लियर? तो स्वयं या अधीनस्थ अधिकारी, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कार्यपालिका की समस्त शक्ति किसके अधीन होगी? तो राष्ट्रपति के अधीन होगी। क्लियर? ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर जो नेक्स्ट है, वह जो है 54। अनुच्छेद नंबर 54 को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी। अनुच्छेद नंबर 54 में आते हैं, देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 54 में देख लेते हैं। तो इसमें राष्ट्रपति के, इसमें स्याही डालें तो इसमें देखेंगे अनुच्छेद नंबर 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के संदर्भ में बात कही गई है। ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद नंबर 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के संदर्भ में बात कही गई है। क्लियर? अब निर्वाचन मंडल में कौन कौन आते हैं? अब इस चीज को देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन आएंगे। देखिए, इसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। पहला, संसद के कुल निर्वाचित सदस्य, फिर इसके बाद राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और नेक्स्ट हम देखते हैं कि केंद्र शासित राज्य, केंद्र शासित दिल्ली, पौंचेरी, जम्मू कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करिएगा। तो आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, तो इतने लोगों को आप याद करिएगा। अब संसद के कुल निर्वाचित सदस्य का मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि विधानमंडल में विधानसभा के निर्वाचित और केंद्र शासित के ये। अब ध्यान से सुनिएगा, ये तो भाग लेते हैं उनके संदर्भ में है, लेकिन एक सवाल ये है कि आखिर में भाग कौन नहीं लेता है। तो भाग न लेने वाले में कौन कौन? तो लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, और आप ऐसे कर सकते हैं कि विधानसभा के
मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। और कौन भाग नहीं लेता है? इसके अलावा जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के मनोनीत सदस्य प्लस विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर यहाँ से जब कभी भी प्रश्न पूछेगा तो आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी के साथ दे सकते हैं। क्लियर? तो ये बातें होगी राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं और कौन कौन भाग नहीं लेते हैं। भाग लेने की बात इसमें नहीं की गई, ध्यान रखना। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया है। इसमें बात कही गई है कौन कौन भाग लेते हैं और भाग लेने की बात नहीं की गई। हाँ, इससे ये आंसर अपने आप निकल कर आ जाता है। क्लियर? अब देखते हैं अनुच्छेद नंबर 55। जी हाँ, 55 की टॉपिक बहुत बड़ी है, ठीक है, और ये कभी पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन हम इसको आपको बताएंगे जब राष्ट्रपति को ख़त्म कर लेंगे तो एकदम अंतिम बताएंगे। बस आपको यहाँ पे ये याद कर लेना है कि अनुच्छेद नंबर 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति के बारे में बात की गई है। निर्वाचन पद्धति या निर्वाचन प्रणाली या निर्वाचन प्रणाली के बारे में बात कही गई है या उपबंध किया गया है। ठीक है, अब राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली के संदर्भ में देखें मित्र, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए कौन कौन से माध्यम होते हैं। पहला, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष, आपने देखा कौन कौन भाग लेते हैं, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, और अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब जिसको जनता नहीं चुनती है या चुनाव करती है प्रत्यक्ष रूप से, तो इस प्रकार की प्रणाली को हम कहते हैं अप्रत्यक्ष। दूसरा है, जो चुनाव होता है वह आनुपातिक पद्धति। तो ये क्या होता है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। आनुपातिक पद्धति। तीसरा जो है, आपको याद करना होगा कि इसमें जो प्रक्रिया है वह है एकल संक्रमणीय प्रक्रिया। और जो चौथा है वह कौन सा है? चौथा इसमें एकल संक्रमणी के साथ साथ गुप्त मतदान है। तो ये चार चीज़ें आपको याद करना है राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति में। अप्रत्यक्ष तरीके से इसका चुनाव होता है, आनुपातिक पद्धति के माध्यम से होता है, और एकल संक्रमणी होता है, और गुप्त तरीके से होता है। ये चार पॉइंट को आपको याद करना है, ठीक है। बाकी इसके संदर्भ में इसका विस्तृत वीडियो राष्ट्रपति के अंत में आएगा। क्लियर? आते हैं हम अब अनुच्छेद नंबर 56 के बारे में हम देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 56 में राष्ट्रपति के पदावधि या कार्यकाल के बारे में उपबंध किया गया है। क्लियर? अनुच्छेद नंबर 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद नंबर 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, इसके माध्यम से या इसके तहत
राष्ट्रपति के पदावधि या कार्यकाल के बारे में बताया गया है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष। ये आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद नंबर 57, अनुच्छेद नंबर 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में बात किया गया है। तो पुनर्निर्वाचन के संदर्भ में या राष्ट्रपति के दोबारा निर्वाचन के संदर्भ में आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। पहली बात, भारत में कोई नागरिक कितनी बार राष्ट्रपति बनेगा इसके बारे में संविधान मौन है। इसके बारे में संविधान मौन है। संविधान क्या है मित्र? मौन है। भारत में कोई नागरिक कितनी बार राष्ट्रपति बनेगा इसके बारे में संविधान क्या है? मौन है। यानी कि वो 2 से अधिक बार भी बन सकता है, 3 बार बन सकता है, 4 बन सकता है, मैक्सिमम कितनी बार बन सकता है इसके बारे में भारतीय संविधान में कोई जिक्र नहीं किया गया है। भारत के एकमात्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो 2 बार राष्ट्रपति बने। 2 बार राष्ट्रपति बने। एक चीज यहीं पे ध्यान रखिएगा, अमेरिका में, यूएसए में कोई नागरिक अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। ये ध्यान में रखिएगा। और यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वह 4 वर्ष होता है। यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है, ये ध्यान रखिएगा। और यूएसए का कोई भी नागरिक अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो केवल 2 बार। भारत में अधिकतम चाहे जितनी बार बन सकता है, इसके बारे में संविधान मौन है। तो ये अनुच्छेद नंबर 56 और 57 हो गया। अब आते हैं, हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 58। आइए अनुच्छेद नंबर 58 को हम देख लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद नंबर 58 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद नंबर 58 में देखेंगे तो राष्ट्रपति बनने के लिए अर्हता क्या होनी चाहिए इसके बारे में बताया गया है। योग्यता क्या होनी चाहिए इसके बारे में बताया गया है। इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। पहला चीज, जो राष्ट्रपति बनता है वह भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो चुकी हो,
अगला, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो चुकी हो, 35 वर्ष की आयु हो चुकी हो उसकी, और लोकसभा के सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए ये भी है, वह किसी लाभ के पद पर न हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो। अब देखिए, कभी कभी पूछता है कि लाभ के पद के दायरे में कौन कौन सा पद आता है, आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया है। तो लाभ के पद में, वह लाभ के पद में ना हो, तो ध्यान में रखिए कि लाभ का पद कौन कौन माना जाता है, लाभ का पद कौन कौन नहीं होता है। तो वह किसी लाभ के पद पर न हो, और इसका मतलब कि लाभ के पद भारत में कौन कौन से नहीं आते हैं। तो लाभ के पद कौन कौन से नहीं आते हैं, इस चीज़ को यहाँ देख लेते हैं। लाभ के पद नहीं, याद कर लीजिएगा, लाभ के पद नहीं होते हैं कौन कौन से। वह राष्ट्रपति बन सकता है, पहला खुद राष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति में नहीं आता है, यानी कि एक बार व्यक्ति कोई राष्ट्रपति बन गया तो वो दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए, क्योंकि ये राष्ट्रपति के पद के दायरे में नहीं आता है, लाभ के पद के दायरे में नहीं आता है। अगला, उपराष्ट्रपति के पद पर भी रहते हुए आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तीसरा, राज्यपाल, और चौथा संघ के मंत्री, और फिर राज्य के मंत्री। ये 5 वो पद हैं जो लाभ के पद के दायरे में नहीं आते हैं। इसका मतलब ये कि राष्ट्रपति में जो ये शर्त बताई गई है कि वह किसी लाभ के पद पे ना हो, और ये सारे लाभ के पद पे नहीं होते हैं, तो इसका मतलब ये सारे लोग राष्ट्रपति बनने की क्या रखते हैं, योग्यता रखते हैं। क्लियर? ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं जो नेक्स्ट योग्यता है, वह योग्यता और कौन कौन सी मानी जाती है। इसके अलावा ये भी है कि राष्ट्रपति बनने के लिए 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में होने चाहिए। और ये 50 सदस्य प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को यहाँ पे शामिल किया जाता है। 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में और 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में। क्लियर? जब ये अनुमोदित कर देंगे तब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लिए क्या होता है, तैयार होता है। ठीक है, योग्यता के रूप में ही है। और अगला आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ता है तो उसको 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में आरबीआई के पास जमा करना होता है। आरबीआई बैंक, ध्यान से सुनना, आरबीआई बैंक के पास जमा करना होता है। अब सवाल ये होता है कि यदि राष्ट्रपति हार जाए तब क्या होगा, अगर राष्ट्रपति जीत जाए तब क्या होगा। तो हारने और जीतने का सवाल यहाँ पे नहीं है, आपको बस एक बात को ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति हार जाए
और 1/6 कुल वैध जितने मत प्राप्त होते हैं उसके कुल जितने वाले राष्ट्रपति के उसके कुल वैध मत का 1/6 से कम कोई राष्ट्रपति वोट प्राप्त करता है तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा जो 15,000 रुपया जमानत राशि के रूप में आरबीआई बैंक के पास जमा की जाती है वो पैसा वापस नहीं होता है। अगर अधिक मिल जाए 1/6 से या 1/6 मिल जाए वोट कुल वैध मतों का तो वो पैसा वापस हो जाता है। क्लियर? तो ये बनने के लिए क्या क्या योग्यता है ये आप जान गए। दूसरी चीज अनुच्छेद नंबर 59। तो आइए अनुच्छेद नंबर 59 भी देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 59 में विशेष कुछ नहीं है, बस आपको ये याद करना है कि अनुच्छेद नंबर 59 में राष्ट्रपति बनने के लिए शर्तें ये हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी लाभ के पद पे हो और राष्ट्रपति बन भी जाता है तो उसको अपने उस पद को छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ा तो फिर वो राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा। क्लियर? अनुच्छेद नंबर, इसके आगे जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद है 60, 61 फिर 62। अनुच्छेद नंबर 60 में राष्ट्रपति का शपथ है। अब ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति का शपथ है और इस शपथ को दिलाने का कार्य कौन करता है? शपथ दिलाने का कार्य सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। मुख्य न्यायाधीश होता है। यदि यह अनुपस्थित हो तो ऐसे स्थिति में शपथ दिलाने का कार्य सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश करेगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा। न कि उपराष्ट्रपति करेगा, न कि लोकसभा अध्यक्ष करेगा, विकल्प में ये भी आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर? अब देख लेते हैं इसके बाद जो मित्र अगला अनुच्छेद आएगा वह अनुच्छेद नंबर 61। और चूंकि 61 और 62 ये दो ऐसे अनुच्छेद हैं जो थोड़ा से बड़ा है, इस पर चर्चा जो है वो थोड़ा से बड़ा है, इसलिए वीडियो लंबा ना हो जाए, इस वजह से नेक्स्ट वीडियो में हम अनुच्छेद नंबर 61 और 62 के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है मित्र? तो नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ हम फिर आपके सामने उपस्थित होते हैं। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।